नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश। झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर, ठीक उसी जगह से जहां आज दोपहर करीब 1:15 बजे एनकाउंटर हुआ, जिसमें असद और उसका साथी गुलाम मारा गया। ये वो एनकाउंटर था जिसके बारे में पिछले करीब 45 दिनों से चर्चा थी, यानी सबको पता था और सबको पता है, लेकिन आज वो हो गया। इत्तेफाक से जिस जगह ये एनकाउंटर हुआ, यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है, एक ऐसा हाईवे जो गुजरात से शुरू होकर कानपुर तक पहुंचता है। हाल के वक्त में 2 बार अतीक अहमद को उसी हाईवे से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पहुंचाया गया, साबरमती जेल से। इससे पहले आपको याद होगा, विकास दुबे को जब इंदौर से लाया गया, इसी हाईवे से उसे कानपुर पहुंचाया गया था। और आज उसी हाईवे से 2 किलोमीटर दूर 2 एनकाउंटर हुए, यूपी एसटीएफ की टीम ने किया। अब इस एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और उठेंगे, इसलिए क्योंकि इस एनकाउंटर के बारे में कि असद का एनकाउंटर होगा, इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, पहले से हर एक को मालूम था। यहां तक कि कई नेताओं ने तो रिकॉर्ड पर आकर कहा था, और आज वो हो गया। ये एनकाउंटर कैसे हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं। सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। चौबीस फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज से ये तस्वीरें सामने आई थी और अब ठीक 49 दिन बाद यूपी के झांसी से ये तस्वीरें आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो चेहरे कानून को धता बताते हुए बम और गोलियों से कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे रहे थे, आज वही चेहरे पुलिस की गोलियों का शिकार बनकर ढेर पड़े हुए थे। उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही यूपी एसटीएफ की कई टीमें एक साथ 5 शूटरों की तलाश में थी, पर इनमें सबसे अहम टारगेट था अतीक अहमद का बेटा असद। ये तस्वीर याद होगी आपको। शूटआउट के इस वीडियो में नजर आ रहे इस शख्स को शुरू से ही असद बताया जा रहा था। खुद यूपी पुलिस इस पर खामोश थी, लेकिन शूटआउट में असद की भूमिका को लेकर उसे पूरा यकीन था। शूटआउट के बाद असद शुरुआत में यूपी में ही था। असद के बारे में यूपी एसटीएफ को पहली पुख्ता जानकारी तब मिली जब मेरठ में वो गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक पहुंची। मेरठ में जिस जगह पर गुड्डू मुस्लिम छुपा था, उसके तार अतीक अहमद के साले अखलाक से जुड़ रहे थे। तब एसटीएफ अखलाक तक पहुंचती है। अखलाक के जरिए पहली बार असद के ठिकानों की जानकारी मिलनी शुरू होती है। पता चला कि असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में छुपा है। एसटीएफ की टीम संगम विहार पहुंचती है, लेकिन शायद असद को इसकी भनक लग चुकी थी। एसटीएफ के आने से पहले ही वो दिल्ली से निकल भागता है। दिल्ली से असद राजस्थान का रुख करता है। वो तमाम सफर सड़क के रास्ते ही कर रहा था। इस दौरान वो न सिर्फ सिम कार्ड बल्कि फोन भी बदलता जा रहा था। राजस्थान के छोटे मोटे इलाकों से होता हुआ वो आखिरकार अजमेर पहुंचता है। अजमेर में भी असद की लोकेशन का पता चल जाता है। वजह यह थी कि फरारी के दौरान जिन चंद लोगों के साथ असद संपर्क में था, एसटीएफ उनके संपर्क में थी और उनमें एक अखलाक था। पर बदनसीबी से एसटीएफ की टीम जब अजमेर पहुंचती है तो असद एक बार फिर एसटीएफ को चकमा देकर वहां से निकल भागता है। इसके बाद कई दिनों तक असद का लोकेशन पता नहीं चलता, लेकिन एसटीएफ की कई टीमें एक साथ कई जगहों पर उसकी तलाश में भटक रही थी। गुरुवार की सुबह अचानक एसटीएफ की एक टीम को जानकारी मिली कि असद झांसी से गुजर रहा है मोटरसाइकिल पर। इसी के बाद झांसी में मौजूद एसटीएफ की एक टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया। झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के पास आखिरकार असद और एसटीएफ की टीम का आमना सामना हुआ। पर आमने सामने के इस एनकाउंटर में ही असद ढेर हो गया और उसका साथी गुलाम भी इस एनकाउंटर में मारा गया।
एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। वैसे यूपी पुलिस ने साफ किया है कि गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान अतीक के गुर्गों का उसके काफिले पर हमला कर अतीक को छुड़ा लेने का प्लान था और अब असद का जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वो जगह गुजरात से प्रयागराज तक जाने वाले हाईवे के करीब पड़ता है। मेरे पीछे नेशनल हाईवे है, गुजरात से चलकर कानपुर तक ये हाईवे पहुंचता है। इसी हाईवे से, इसी रूट से 2 बार पिछले 16 दिनों में या 17 दिनों में अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक लाया गया। इस हाईवे से ये जगह जहां आज असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ लगभग दूरी 2 किलोमीटर की है। हाईवे से इस कच्चे रास्ते पर आने के लिए आपको रॉन्ग साइड लेना पड़ता है। इसी कच्चे रास्ते पर आसपास में कुछ गांव है। मेरी दाहिने तरफ ऐश डैम और इधर मेरी बाईं तरफ यह है पारीक्षा डैम। ये बहुत ही मशहूर डैम है और इन्हीं दोनों के बीच में यानी ऐश डैम और पारीक्षा डैम के बीच में ये कच्चा रास्ता है। पीछे कुछ बस्ती है और ठीक इसी जगह बाइक पुलिस के हिसाब से और यहाँ पर बाइक पलटती है और यहीं पर गुलाम और असद इन दोनों की लाश मिलती है। इनकाउंटर में उन्हें गोली मारी जाती है और उसके बाद यहाँ पे उनकी लाश मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वो जगह है जहाँ पर ये इनकाउंटर आज दोपहर करीब 1:15 बजे हुआ। अब सवाल ये है कि एनकाउंटर के पीछे की कहानी क्या है। तो एक लाइन में कहानी ये है कि ये सबको पता था और सबको पता है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक जिस बाइक डिस्कवर पर असद सवार था वो चोरी की है। असद और गुलाम के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, वाल्थर P88 पिस्टल, 7.63 बोर और कुछ कैश बरामद हुआ है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो एसटीएफ को दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच झांसी के परीक्षा बांध के नजदीक असद और गुलाम मोहम्मद के एक बाइक से गुजरने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की घेरेबंदी की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस दोनों ही शूटर्स ने पुलिस की बात मानकर खुद को कानून के हवाले करने की जगह उल्टे उन्हीं पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में असद और गुलाम मोहम्मद दोनों पहले जख्मी हुए और फिर मारे गए। मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी तो साजिश के तार साबरमती जेल में बंद माफिया सरगना अतीक अहमद से जुड़ते नजर आए। पता चला कि अतीक ने बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ के साथ मिलकर अपने गैंग के लोगों के जरिए उमेश पाल के कत्ल की पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग में अतीक की बीवी शाइस्ता ने फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई। सदाकत नाम के एक वकील के साथ मिलकर सारे शूटर्स को कोऑर्डिनेट किया और अतीक के बेटे असद ने इस शूटआउट को लीड किया, जिसमें विजय चौधरी, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और अरबाज जैसे शूटर्स शामिल थे। फिलहाल इनमें अतीक और अशरफ तो पहले से ही जेल में बंद होने की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं।
सदाकत को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। शूटआउट में शामिल एक ड्राइवर अरबाज और शूटर विजय चौधरी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं, जबकि गुरुवार को असद और गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो अब गुड्डो मुस्लिम, अरमान और साबिर का नंबर है, जिनके नाम पुलिस ने पहले ही 5-5 लाख के इनाम का ऐलान कर रखा है। झांसी का ये इलाका पारीक्षा डैम कहलाता है। मेरे बाईं तरफ पारीक्षा डैम है जो बेहद मशहूर है, और मेरी दाईं तरफ ऐश डैम है। इसके आसपास कुछ गांव हैं, कुछ घर हैं, बस्तियां हैं, लेकिन ये वो इलाका है जो अक्सर सुनसान रहता है। इलाके के बच्चे जो हैं वो यहाँ कभी जरूर आते हैं, क्योंकि एक तरफ डैम है और दूसरी तरफ ऐश डैम है, तो एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। ऐसी सुनसान जगह पर दो लोग जिनका पुलिस पीछा करती है और वो यहाँ आते हैं और फिर एनकाउंटर होता है। आने वाले वक्त में इसकी इंक्वायरी भी होगी, जांच भी होगी। सवाल ये है कि जो हैदराबाद में शुरू हुआ, फिर विकास दुबे के साथ आगे बढ़ा, और अब तीसरी बार, क्या अब इंसाफ इसी तरीके से होगा? क्या अदालत, वकील, दलील, बहस, जिरह, सबूत, इनके कोई मायने नहीं होंगे? हर अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सजा देने का तरीका क्या हो और वो सजा कौन दे। कहते हैं एक बाप के कंधे पर बेटे की लाश का बोझ इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है। न मालूम कितने पिताओं को ये बोझ महसूस कराने के इल्जाम से घिरे माफिया सरगना अतीक अहमद को आज ये बोझ महसूस हो रहा है। गुरुवार को जब असद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर उसके पिता अतीक को मिली, तो अतीक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और फपक फपक कर रोने लगा। अतीक को बेटे की मौत की खबर तब मिली जब वो अपने भाई अशरफ के साथ कोर्टरूम में मौजूद था। प्रयागराज के कोर्टरूम की ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब असद की मौत के बाद अतीक ज़ारो कतार रो रहा था। बाद में अतीक अपने बेटे असद की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा और कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ। फिलहाल अतीक ने असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन अतीक और उसके परिवार की अभी जो हालत है उससे उसकी इस ख्वाहिश का पूरा होना भी तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता खुद ही इस वक्त उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड है और पुलिस ने उसके नाम 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है, जबकि अतीक खुद पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुवार को एक तरफ जहां असद का एनकाउंटर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अतीक को कोर्ट में पेश कर पुलिस उसका रिमांड मांग रही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए अतीक को 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। एक वक्त था जब प्रयागराज के जुर्म की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलता था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज जब अतीक को कोर्ट लाया गया तो लोग खुलेआम उस पर लानतें बरसा रहे थे। वकील अतीक को पीटने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अतीक अहमद पर जूता फेंका गया। वहीं कुछ लोगों ने उस पर पानी की बोतलों से भी हमला किया। और वो पुलिस अधिकारीगण जो थे, जो उनके साथ में आए थे, एक मैंने और भी प्राथमिक आपत्ति उठाई थी कि अशरफ को हथकड़ी में और उनको रस्सी में बांध करके ले जाया गया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है कि किसी भी अभियुक्त को हथकड़ी में न तो न्यायालय ले आया जाएगा जेल से और न न्यायालय से जेल भेजा जाएगा। हथकड़ी में मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये है अवमानना की गई है पुलिस अधिकारियों द्वारा। ये मेरे समक्ष ऐसा किया गया है, इसका आप संज्ञान ग्रहण करें। ये वक्त का बदलना ही है कि अब से 49 रोज पहले उमेश पाल के कत्ल के वक्त उसके परिवार में मातम था, लोग रो रहे थे, और अब अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद अतीक और उसका परिवार रो रहा है, जबकि उमेश पाल का परिवार राहत महसूस कर रहा है। हालांकि अतीक की दहशत ऐसी है कि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद उमेश के घर वाले खौफ के साए से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई।
जिस मां के सामने उसके बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसकी घर की दहलीज पर बेटे पर बम फेंके गए थे, आज उसी उमेश पाल की मां ने कहा कि उनका बेटा अब वापस तो नहीं आ सकता, मगर अपराधियों को सजा ही उसकी श्रद्धांजलि है। जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना। अतीक के खौफ के अंत की ये शुरुआत है। एक बेटा मार दिया गया, एक बेटा जेल में है, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, पत्नी फरार है और हर उस इंसान को इंसाफ का इंतजार है जो अतीक के अपराध का शिकार हुआ है।